जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। वर्ग दसम मैथ एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो पहली लेसन है एनसीईआरटी बुक के या और अन्य किसी प्रकाशन बुक के, ठीक है। उसके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 पहले की वीडियो में बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 और 4 बताएंगे, ठीक है। तो पहले अभाज्य देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न प्रश्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, ठीक है। एलसीएम, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गए 12 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 15 का करेंगे तो 3 5 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड। अगर 21 का करेंगे तो 30 3 7 21, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे तो इसके मोसो कैसे निकालेंगे, जो कि तीनों में कॉमन होंगे, जो तीनों में एक जैसे जो तीनों में होंगे उसको मोसो कहेंगे। देखिए 2 तीनों में है, नहीं है, 2 ये 2 नहीं है, 3 है, हाँ है, ये इसमें भी है 3, एक इसमें है और यहाँ है और यहाँ है, यानी 3 तीनों में है, ठीक है। तो तीनों में 3 है, तो जो तीनों में निहित होगा उससे हम मोसो कर सकते हैं, ठीक है। मोसो बराबर कितना हो जाएंगे 3, मोसो बराबर 3। उसके बाद देखिए लोसो बराबर क्या होता है, लोसो बराबर हो जाएंगे मोसो। पहले मोसो जितना है उतना लिख देंगे, उसके बाद जिससे मोसो निकली थी, जिससे मोसो निकला था उसको घेरा कर देंगे। उसके बाद सबको आपस में गुना कर देंगे, यानी 2 2 4 4 5 20 20 7 140, 140 और गुणे 3, 140 गुणे 3, 140 गुणे क्या 140 गुणे 3 होगा 420, यानी कि 420 हो गए लोसो और 3 हो गए मोसो। तो यही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम मोसो और लोसो निकालें 12 15 और 21, ये तीनों पूर्णांक की, ठीक है। फिर अगला सवाल है यही इसी तरह है, इसी पर है 17 23 और 29। देखिए इन तीनों में किसी का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, यानी 1 से गुना 17 में 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड उसी का होता है जो कि भाज्य हो, वरना अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं होता है। फिर देखिए 23 1 गुणे 23, ठीक है। 29 1 गुणे 29, देखिए 29 किसी भी संख्या से नहीं करता है, वो 1 से और खुद के अलावा किसी से नहीं करता है, तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसका क्या मोसो होंगे, मोसो बराबर, यानी जो तीनों में नहीं थे, यानी एक तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो एक है तो ये मोसो हो गए। अब लोसो क्या होंगे, तो लोसो बराबर हो जाएंगे, या फिर लोसो बराबर हो जाएंगे, ये तीनों गुना हो जाएंगे आपस में, ठीक है। 17 23 और 29, 17 23 और 29, ये तीनों को अगर हम गुना करें तो होते हैं 11 33 9, ठीक है। तो ये क्या हो गए, लोसो हो गए, यानी लघुत्तम समावर्तक हो गए, ठीक है। उसके बाद इसका मोसो और लोसो निकालते हैं, ठीक है। 8 9 और 25, तो 8 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2। अभाज्य गुणनखंड करने पहले हम सिखा दिए थे, ये लघुत्तम विधि से होती है अभाज्य गुणनखंड। 8 के करें तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी 3 गो हो गए। फिर 9 का 3 गुणे 3, फिर 25 का 5 गुणे 5, 25 का 5 गुणे 5, ठीक है। इसका देखिए मोसो अगर निकाला है तो मोसो, यानी तीनों में कौन कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन तो होता ही होता है, यानी तीनों में निहित बस एक ही है, वरना 2 इसमें है, अगर इसके अलावा किसी में भी नहीं है। 3 इसमें है, इसके अलावा किसी में 3 नहीं है। 5 इसमें, इसके अलावा किसी में 5 नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा 1। अगर हम लोसो का बात करें तो पूरे आपस में गुना हो जाएंगे, पूरे आपस में गुना हो जाएंगे। 2 दूनी 4 8 8 9 25, तीनों आपस में गुना हो जाएंगे। अगर इन तीनों को आपस में गुना करें तो निकलती है 1800 की संख्या आती है, 1800 की संख्या आती है। तो ये क्या हो गए, एक हो गए मोसो और 1800 हो गए लोसो, ठीक है। तो मोसो और लोसो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर 3 पूर्णांक है, अगर 3
तीन पूर्णांक है और उसका मौसो और लोसो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो इसी प्रकार पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो तीनों में कॉमन होंगे उसको हम मौसो कहेंगे, और जो तीनों में कॉमन नहीं होंगे उसे हम मौसो नहीं कहेंगे। जो तीनों में होंगे तो उसे मौसो कर देंगे। अगर दो ये तीन अगर दो ये दोनों में भी होते तो हम यहाँ दो देखे ये 6 या तो इसका मौसो, मगर नहीं है। उसके बाद मौसो गुणे, उसके बाद जिससे मौसो निकले हैं उसको हटाकर बाकी बात जितने भी हैं सबको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे, लो सो निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप तीन पूर्णांकों का मौसो और लोसो निकालने सीख गए होंगे आज की इस वीडियो देखने के बाद, उम्मीद है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए आपको हम एक सूत्र बताए थे, सूत्र पर जाइए, थोड़ा नीचे चलते पहले सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ये अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सूत्र हम क्या बताए थे कि सूत्र एलसीएम अगर निकालनी है, एलसीएम अगर निकालनी है तो ए गुणे बी, यानी कि जो दो संख्याओं से एलसीएम निकला है, जो दो संख्याओं से एचसीएफ उसके बटे एचसीएफ। ठीक है, ये बताए थे। और एचसीएफ बराबर सेम इसी के उल्टे, ठीक इसी के उल्टी होती है। एचसीएफ बराबर ए गुणे बी बटे एलसीएम। ये कहां से आती है तो देखिए ये यहां से आती है। हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी, ए गुणे बी। ठीक है, ए गुणे बी ये जानते हैं। यही से अगर हमको एलसीएम निकालनी है तो ये नीचे चले जाएंगे, एचसीएफ निकालनी है तो ये नीचे चले जाएंगे। ठीक, सीधी सी बात है। उसी प्रकार देखिए हमारे पास एचसीएफ 9 दिए हुए, इन दोनों का एचसीएफ, ये ब्रैकेट में घेरने का मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ है 9, और एलसीएम क्या होगी, तो एलसीएम बराबर हम क्या जानेंगे, यहाँ हम क्या सूत्र देखें, एलसीएम बराबर क्या है, एलसीएम बराबर है ए गुणे बी बटे एचसीएफ। तो ए गुणे बी यानी कि 306 गुणे 657 अब बटे में 9। ठीक है, 9 से कटा देंगे, ये वाला कट जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 होंगे 9 चौक 36, यानी 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 हो जाएंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगी 22 33 8, 22 33 8। ठीक है, ये होगा क्या, एलसीएम निकल गया, यानी एचसीएफ मालूम है और जो दोनों संख्या से निकली है एचसीएफ, अगर ये दोनों मालूम है तो हम एलसीएम इन सूत्रों से निकाल सकते हैं। अब वरना एचसीएफ निकालनी है तो एलसीएफ ये वाले सूत्रों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें जितनी बताएं आप समझ गए होंगे, आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप हल